सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों का भी हम हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार करते हैं सभी को। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल बनी की ओर से ये पत्रकार वार्ता रखी गई है, जिसमें हमारे साथ बनी की डीडीसी मैडम रीता ठाकुर जी, इनके साथ साथ मैडम कायल राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता विनोद राजपूत जी, हमारी कर्मठ कार्यकर्ता महिला मोर्चा की रेखा देवी जी, आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके लिए 2-3 बिंदुओं पे जो बात करनी है वो शुरुआत करेंगी मैडम रीता ठाकुर जी। उसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा कि मैडम कायल राजपूत जी अगले विषय पे बात करेंगी। तो मैडम रीता ठाकुर जी। नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात रखने जा रही हूँ जो केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण सोच है। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्रीय एक चुनाव। भारत देश एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, जहाँ हर राज्य हर साल किसी न किसी चुनाव चलते रहते हैं। ये चुनाव सिर्फ एक सरकारी कामकाज को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि विकास के कार्यों में भी रोक लग जाती है। तो इसका संविधान ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। जब पूरे राष्ट्र में एक चुनाव होगा तो इससे हमारा समय और धन की बचत हो सकती है। हर साल चुनाव कराने से हजारों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। यदि पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का नहरा घोषित हो जाएगा तो मुझे लगता है उस धन को हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के क्षेत्र में उस पैसे को लगा सकते हैं। तो इससे सिर्फ ये ही नहीं है कि हमारा प्रशासन और जो पुलिस कर्मचारी हैं, इनका भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। इससे हमारे कई सरकारी काम रुक जाते हैं, कि हमारे लोगों की समस्या होती हैं, इलेक्शन टाइम वो काम रुक जाते हैं। जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो इससे क्या होगा कि जो सरकारें बनेगी 5 साल के लिए, वो एक साथ काम कर सकती हैं और उससे लोगों को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। जब ये चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव चलेगा तो इससे हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उस समस्याओं का हल हो सकता है। तो हमारा यही कहना है कि हमारे पूरे भारत देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का फैसला घोषित हो जाए, ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हर साल विधानसभा चुनाव लग से होते हैं, लोकसभा चुनाव लग से होते हैं, पंचायत के चुनाव लग से होते हैं, बीडीसी के चुनाव लग से होते हैं। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो जब ये चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो इससे हम जो भी हमारा टाइम बचेगा, हमारा धन बचेगा, उस धन को हम अच्छे क्षेत्र में लगा सकते हैं। उससे हमारा देश और तरक्की कर सकता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो ये एक राष्ट्र एक चुनाव है, ये हमारे भारत में घोषित होना चाहिए। अनुरोध रहेगा मैडम कायल राजपूत से, वो अगले विषय में अपनी बात यहाँ पे अगले विषय पे संबोधित करेंगे सभी पत्रकार दर्शकों। आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करती हूँ मैं।
इस वार्ता का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर घर स्वदेशी अभियान आत्मनिर्भर भारत की जड़ है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के हर नागरिक को अपनी ज़रूरतों के लिए देश में बने उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। सिंपल शब्दों में बात करूंगी, स्वदेशी अपनाना क्यों ज़रूरी है और आपको और देश को मजबूत ये कैसे करेगा। जब हम स्वदेशी अपनाते हैं यानी देश में बनी हुई चीज़ों की परचेजिंग करते हैं तो हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते, हम अपने देश के किसान, मजदूर, कारीगर और छोटे उद्योगों को मजबूत करते हैं। इससे हमारे देश का पैसा भारत में ही घूमता है, रोजगार बढ़ता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मोदी जी का संदेश बहुत स्पष्ट है, लोकल के लिए वोकल बनो, यानी जो उत्पाद हमारे देश में बनते हैं उन्हें बढ़ावा देना है और उनका गर्व से उपयोग करना है। आज अगर हर घर स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारे छोटे उद्योग, MSME और कुटीर उद्योगों पुनर्जीवित होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। स्वदेशी अपनाना सिर्फ आर्थिक कदम नहीं है, ये एक राष्ट्रभक्ति का भाव है। ये वही भावना है जिसने आज़ादी की लड़ाई में स्वदेशी आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था और आज मोदी जी उसी विचार को आधुनिक भारत में पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसीलिए हमें मिलकर संकल्प लेना है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। यही भारत की प्रगति, समृद्धि और स्वाभिमान का रास्ता है। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब हमारी ताकत हमारी स्वदेशी अर्थव्यवस्था थी। हमारे गांव, कारीगर, किसान और बुनकर सब अपने हाथों से उत्पादन करते थे। कपड़ा, मसाले, धातु, हस्तशिल्प, जहाज निर्माण, हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर था। यही वजह थी कि दुनिया भर से व्यापारी भारत आना चाहते थे, क्योंकि यहाँ हर चीज़ का उत्पादन होता था और भारत के पास अपार धन संपत्ति थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने हमारे इसी स्वदेशी तंत्र को सबसे पहले तोड़ा। उन्होंने ये समझ लिया था कि भारत की असली ताकत उसकी स्थानीय अर्थव्यवस्था है और कुटीर उद्योग हैं। इसलिए उन्होंने सुनियोजित तरीके से भारतीय उद्योगों को बंद कराया और हमारे बुनकरों को, कारीगरों को बेरोजगार किया और फिर अपने विदेशी उत्पादों को भारतीय बाज़ारों में ठूस दिया। उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश काल में भारत के हाथ से बने कपड़े जैसे ढाका की मलमल, बनारसी सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारतीय बुनकरों पर भारी टैक्स लगाया और ब्रिटेन से बनी मशीनी कपड़े भारत में सस्ते दामों में बेचे। हमारे किसानों से कच्चा माल जैसे कपास, नील और मसाले सस्ते दामों में छीन कर ले जाते थे और वही चीज़ें विदेशों में तैयार होकर महंगे दामों में हमें ही वापस बेची जाती थी। इस शोषण की नीति के कारण भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। गांव में काम बंद हुआ, लोग शहरों में मजदूरी करने लगे, भूख और गरीबी फैल गई। अंग्रेज़ों ने भारत की संपत्ति लूटी, सोना, चांदी, संसाधन, कला और उद्योग सब कुछ ले गए। इसीलिए कुछ ही दशकों में भारत, जो कभी सोने की चिड़िया था, दुनिया की सबसे गरीब देशों में शामिल हो गया। और फिर उसके बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। फिर से भारत को आत्मनिर्भर बनाना और विदेशी निर्भरता की जंजीरों को तोड़ना। आज के समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी भावना को 21वीं सदी में पुनर्जीवित कर रहे हैं। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का संदेश हमें याद दिलाता है कि अगर हम फिर से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें अपने देश में जो बने उत्पाद और उद्योगों और कारीगरों का समर्थन करना होगा, क्योंकि जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो हम सिर्फ चीज़ नहीं खरीदते हैं,
हम देश की आत्मा को मजबूत करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं जैसे जम्मू, कठुआ और बनी की बात करूं कि यहाँ पर हम किस तरह से छोटे उद्योगों या जो अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, या हमारे पास ऐसे कौन से वस्तुएं हैं जिसके ऊपर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने देश को मजबूती दे सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। जैसे हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में जैसे चीज़ें हम जो है उसका उत्पादन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर अखरोट होता है, हमारे यहाँ पर सेब होता है, हमारे यहाँ पर राजमा होते हैं। तो हमें लोगों को यही संदेश देना है कि आप उन चीज़ों की खेती करिए, उन चीज़ों में अपना टाइम व्यतीत करिए जो आपको बिजनेस की भूमिका से भी आपको आगे रोज़गार दिला सकते हैं। आप आगे लोगों को भी रोज़गार उसमें दे सकते हैं और खुद को तो आर्थिक मजबूती दे ही सकते हैं। और जैसे हमारे बसोली में शॉल वगैरह बुने जाते हैं, हमारे बनी में भी खड्डी के ऊपर जो है हमारे कोट बुने जाते हैं जो ऊन से बनते हैं। हमारे यहाँ पर खड्डियों में चादरें बुनी जाती हैं। तो हमें जितना हो सके उन चीज़ों को बढ़ाना है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि गांव-गांव जाकर हम ये संदेश पहुंचाएं और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें कि ये हमें कैसे मजबूत बनाएगा और हमारे देश को कैसे मजबूत बनाएगा। धन्यवाद।